हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो पूरे वीक में 23 फेब से लेकर 1 मार्च तक जो भी बैंकिंग इनिशिएटिव आरबीआई सर्कुलर न्यूज़ में थे या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम को लॉन्च करके उसको एक्सपांड कर दिया है, नया बजट कुछ अनाउंस हुआ है, तो वो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो सेशन है वो आपके आने वाले हर एक बैंकिंग एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई थिंक आपको टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर हो गया होगा कि हम 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के फरवरी मंथ के वीक 4 के बैंकिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वापस से एक दो बार रिवाइज करोगे, चीजें याद हो जाएंगी। जहां पर रिक्वायरमेंट होगा, जहां पर कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होंगे, थोड़े से टफ टर्म होंगे, तो उन सभी टर्म्स को भी हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कहाँ पर अवेलेबल होगी? एप्लीकेशन के फ्री नोट्स वाले सेगमेंट पे। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर है IRDAI, जिसको शॉर्ट में हम IRDAI के नाम से जानते हैं, लॉन्च बीमा ASBA। सो ASBA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट आपको देखने को मिलेगा ASBA का फुल फॉर्म। ये जो बीमा ASBA का फीचर अवेलेबल कराया है वो आपको यूपीआई के जरिए अवेलेबल कराया है, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कब से इफेक्ट में होगा? 1 मार्च 2025 से होगा, जो कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों सेक्टर के प्रीमियम को पे करने में मदद करेगा। सो IRDAI हैज इंट्रोड्यूस बीमा ASBA यूपीआई बेस्ड सिस्टम फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, जो कि 1 मार्च 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई एक पॉलिसी कंपनी है और वहां से मैंने अपनी हेल्थ पॉलिसी को लिया है। अब जब आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो तो आपके कई सारे चेकअप्स होते हैं, आप प्रीमियम पे करते हो, उसके बाद पॉलिसी अप्रूव होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे हम प्रीमियम पे कर दिए और हो सकता है कि आपकी पॉलिसी अप्रूव ना हुई हो। तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रीमियम वापस लेने के लिए आपने जो फंड डिपॉजिट कर दिया है उसको वापस लेने में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है पेमेंट में डिले हो जाए, मतलब कई सारी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, आपका जो प्रीमियम अमाउंट है ना, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। आप उसको होल्ड कर सकते हो कि जब पॉलिसी अप्रूव होगी तब हम अपने प्रीमियम अमाउंट को पे करेंगे, और अगर पॉलिसी अप्रूव नहीं हुई तो वापस ये पैसा आपके अकाउंट में तो आ ही जाएगा। ठीक है। ये फीचर यहाँ पर आया है। इट अलाउ पॉलिसी होल्डर टू ब्लॉक फंड इन देयर बैंक अकाउंट। तो पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है? फंड को ब्लॉक कर सकता है, विच आर डेबिटेड ओनली आफ्टर द पॉलिसी अप्रूवल। तो पॉलिसी अप्रूवल के बाद ही फंड डेबिट होगा। अगर पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई तो फंड आपका डेबिट हो जाएगा, ब्लॉक अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और अगर पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो पूरा जो अमाउंट है वो वापस विदाउट डिडक्शन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। द फीचर इंश्योर दैट पॉलिसी होल्डर हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर मनी, ये इसका पर्पस है। और यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस या फिर कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो फंड आप ब्लॉक कर रहे हैं वो मैक्सिमम 14 डेज तक ब्लॉक किया जा सकता है। तो प्रीमियम अमाउंट इज हेल्ड फॉर अप टू 14 डेज और अंटिल द इंश्योरर मेक्स एन अंडर राइटिंग डिसीजन। अगर डिसीजन नहीं आता है 14 दिनों के अंदर, आपने पॉलिसी अप्रूव ही नहीं हुई 14 दिन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में फंड आ जाएगा। क्लियर हो चुका है इतनी चीजें? अब यहाँ पे IRDAI का ये जो नया इनिशिएटिव है बीमा ASBA, इसको अप्लाई करने वाला, इसको इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला इंश्योरर है वो है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। इन्होंने बीमा ASBA को लॉन्च किया है एंड becoming the first insurer in India to implement this IRDAI backed facility। ठीक है। इसमें आपका एक यूपीआई वन टाइम मैंडेट या ओटीपी जैसा एक वन टाइम मैंडेट जनरेट होगा और इसमें आप अप टू 2 लाख रुपीस तक के फंड को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी, कोई भी रिफंड में डिले नहीं आएगा और आप अपने पेमेंट पे इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है आरबीआई रेज स्मॉल लोन लिमिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू 3 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो उनके डिपॉजिट साइज के अकॉर्डिंगली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो अप टू 100 करोड़ रुपीस तक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपीस तक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब इनका डिपॉजिट इतना होता है। जो टीयर 3 होते हैं उसमें डिपॉजिट साइज जो है वो मोर देन 1000 करोड़ और लेस देन 10,000 करोड़ रुपीस होता है। और जो टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका डिपॉजिट मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस होता है। तो हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको हमने उनके डिपॉजिट के साइज के अकॉर्डिंगली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 बैंक्स में डिवाइड किया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक सर्कुलर पास किया है। इसमें कहा है जो स्मॉल वैल्यू लोन लिमिट है उसकी जो सीलिंग है उसको इंक्रीज किया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पे पर बोरोवर 3 करोड़ रुपए ले सकता है एज अ स्मॉल वैल्यू लोन। क्लियर है इतनी चीजें। पहले ये 1 करोड़ था, इसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है एज पर द आरबीआई सर्कुलर। प्रीवियसली ये लिमिट कितनी थी? 0.2% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल और मैक्सिमम कैप था 1 करोड़। अब इसको 0.4% ऑफ द ऑफ टीयर 1 कैपिटल और अप टू 3 करोड़ रुपीस आपको यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लोन मिल जाएगा। ये बात कही गई है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कहा गया है आप जितना भी लोन बांटते हैं उसका मिनिमम 50% देयर लोन, मतलब जो आपका जो टोटल लोन है उसका 50% जो लोन या एडवांस है वो आपका स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए 31 मार्च 2026 तक। यह मैंडेट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। इसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो हाउसिंग लोन दिया जाता है, हाउसिंग लोन की लिमिट को भी यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो हाउसिंग लोन लिमिट है वो 60 लाख रुपीस है और अदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसकी लिमिट अलग अलग है। अभी हम देख लेते हैं, आप देखेंगे टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो हाउसिंग लोन लिमिट है वो 60 लाख है, टीयर 2 के लिए 1.40 करोड़ रुपीस, टीयर 3 के लिए आप देखेंगे अप टू 2 करोड़ रुपीस और टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लिमिट जो है वो 3 करोड़ रुपए है। मतलब इतने अमाउंट का आपको हाउसिंग लोन इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा गया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक्सपोजर टू रेसिडेंशियल मॉर्टेज नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल लोन और एडवांस। तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जितना भी लोन और एडवांस डिसबर्स करते हैं तो जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रियल एस्टेट के लिए भी 5% का जो कैप है वो सेट किया है फॉर लोन एंड एडवांस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये आपका आरबीआई का सर्कुलर रिसेंटली पास हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब आरबीआई ने कुछ और बातें कही हैं। आरबीआई ने FY24 में जो हमारे सर्विस सेक्टर और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी ग्रोथ हुई है, उस पर प्रकाश डाला है। वो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है। तो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो जंप हुआ है 15.3% इन FY24, जबकि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, स्लगिश थी। 5.5% की आपको ग्रोथ रेट देखने को मिल जाएगी। क्लियर? ये बात यहाँ पे कही कि कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट है वो 15.3% से ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे बात हो रही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन मैन्युफैक्चरिंग। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 13.2% से इंक्रीज हुआ है। वहीं सर्विस सेक्टर में बात करें तो 15.5% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेल्स ग्रोथ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो सेल्स ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है 4.1% एंड 6.8%। क्लियर? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लेकिन सेल स्टिल डिक्रीज यहाँ पर हुई है। तो सर्विस सेक्टर की बात हुई है तो सेल जो है वो 6.8% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.5% इंक्रीज हुआ है। आपका जो पेट है वो भी 38.1% इंक्रीज हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सेल ग्रोथ है वो स्लो हुई है 4.1%, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.2% इंक्रीज हुआ है और पेट भी 7.6% इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी होती है, उनका जो रिम्यूनरेशन होता है उसकी ग्रोथ स्लोवर है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 3.4% से इंक्रीज हुए हैं। ये सारा डेटा आरबीआई ने पब्लिश किया है। आप एक एक करके एक एक लाइन पढ़ के इसको याद करेंगे, याद हो जाएगा। हमें याद क्या करना है कि आपका जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो 15.3% इंक्रीज हुआ है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉफिट है वो 13.2% और सर्विस सेक्टर का प्रॉफिट 15.5% इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, सेल्स ग्रोथ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में
तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.1% डिक्लाइन है और 6.8% आपको सर्विस सेक्टर में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट $16 मिलियन टू स्ट्रेंथ इकोनॉमी टाई विथ इंडिया। अब यहाँ पर एक नया फंड के ऊपर चर्चा हुई है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड। मतलब ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश करेगा, भारत में इन्वेस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक फंड बनाया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा $16 मिलियन का। So government of Australia unveil a new roadmap to expand its economic partnership with government of India, और उन्होंने इस फंड को लॉन्च किया है जिसकी वैल्यू $16 मिलियन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो 4 पिलर्स पे रहेगा, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म। इसके अलावा $4 मिलियन का एडिशनल फंड भी अनाउंस किया है। और ये मैत्री मतलब जो फ्रेंडशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो मैत्री जो ग्रैंड प्रोग्राम होता है जो आपके बिजनेस को, कल्चर को, जो पीपल से पीपल आपका कल्चरल टाई होता है उसको बूस्ट करता है, तो एडिशनल $4 मिलियन इसके लिए दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी रिलीज 19th पीएम किसान इंस्टॉलमेंट एंड 22,000 करोड़ रुपीस टू बेनिफिट 9.8 करोड़ फार्मर्स। तो यहाँ पे 19th नंबर की पीएम किसान इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है भागलपुर बिहार से। 22 करोड़ रुपए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं 9.8 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में। पीएम किसान स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 24 February 2019 में लॉन्च किया था। पीएम किसान का मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको मिल जाएगा। इसमें फार्मर्स, जो भी एलिजिबल फार्मर्स होते हैं, उनको 6,000 रुपीज पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 ईच। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया लीड द वर्ल्ड इन राइजिंग फंड थ्रू द आईपीओ इन 2024। तो इंडिया वर्ल्ड पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा है। 2024 में सबसे ज्यादा किसी ने आईपीओ रिलीज किए थे तो वो भारत है। ठीक है, और भारत ने आईपीओ के जरिए $19.5 बिलियन फंड को रेज किया है। एज पर द रिसेंट रिलीज इंडस वैली रिपोर्ट 2025, इंडस वैली रिपोर्ट को एक मुंबई बेस्ड ब्लूम वेंचर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रिलीज करते हैं। इसमें बताया है कि भारत वर्ल्ड में लीड कर रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ में। भारत ने 2024 में $19.5 बिलियन फंड को रेज किया है आईपीओ के जरिए। भारत ने 268 आईपीओ को 2024 में रिलीज किया है। इन 268 आईपीओस में से 90 जो है वो आपके मेन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब मेन बोर्ड की कंपनीज हैं, और जो 178 कंपनीज के आईपीओस हैं वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बताया गया है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एवर आईपीओ 2024 में रिलीज हुआ था वो हुंडई मोटर प्राइवेट लिमिटेड का था। इनका जो आईपीओ वैल्यूएशन था वो $3.33 बिलियन फंड को रेज किया है। अगर पूरे ग्लोब में बात करते हैं कि 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा आया था, यहाँ पर आप देखेंगे लाइनेज कंपनी ऑफ यूएसए, इन्होंने $5.1 बिलियन के फंड को रेज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के बारे में। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड को लॉन्च किया है इन स्पेस ने, और इन स्पेस जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका इसरो की कमर्शियल आर्म है। जैसे कि इसरो ने कोई रॉकेट बनाया और कोई प्राइवेट कंपनी है जो इसरो के रॉकेट को इस्तेमाल करना चाहती है, तो इसरो के साइंटिस्ट तो खुद नहीं जाएंगे बार्गेनिंग करने के लिए, डील करने के लिए। तो जो भी इसरो के साथ जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो भी टाई करते हैं, जो भी एग्रीमेंट करते हैं, वो कौन करता है? इन स्पेस करता है। इसलिए इन स्पेस को इसरो की कमर्शियल आर्म कहा जाता है। इन स्पेस का पूरा नाम है द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, आपको मिल जाएगा। इन स्पेस ने रिसेंटली टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड को लॉन्च किया है। इसका कॉर्पस 500 करोड़ रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पेस स्टार्टअप को ग्रोथ करने में मदद करेगा। हमारा टारगेट है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, उस पर काम करें, अपने इंडिजिनियस सैटेलाइट्स बनाएं, रॉकेट्स बनाएं, एटसेट्रा।
इसमें कहा गया है कि कोई भी स्टार्टअप है, मतलब जो एमएसएमई और स्टार्टअप हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट का अप टू 60% इस फंड से दिया जाएगा, और जो लार्ज इंडस्ट्री है उनको अप टू 40% दिया जाएगा, और जो मैक्सिमम कैप है वो 25 करोड़ रुपीस का है। इसमें जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं वो सभी एलिजिबल हैं। फोकस एरिया स्पेस टेक्नोलॉजी होगा, लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट और स्पेस बेस्ड सर्विसेज होंगी। इन स्पेस का फॉर्मेशन 2020 में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये काम करता है। भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और एक सिंगल विंडो इंटरफेस है बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपका फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ के जो हमारे कंप्लीट करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नेशनल न्यूज़ होती हैं, सारी बातें होती हैं, तो उस पर बेस्ड 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर, तो फरवरी मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर की जो मैगजीन है ये अवेलेबल है, लॉन्च हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 300 एमसीक्यू हैं, तो इन 300 एमसीक्यू में आपको सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर के साथ कवर हो जाएंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मुझे पता है आप लोगों के बहुत जल्दी एसबीआई के पेपर होने वाले हैं, तो रिवीजन करने के लिए ये मैगजीन बहुत सही हो जाएगी, यूजफुल हो जाएगी, और केवल 25 रुपीज में ही अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। मैटर क्लियर है? चलो नेक्स्ट। पेटीएम लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर पेमेंट साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट। तो पेटीएम मनी लिमिटेड ने रिसेंटली भारत का पहला, देखो ये सोलर पावर पेटीएम डिवाइस या जो पेमेंट डिवाइस है उसे लॉन्च किया है। ये है पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स। ठीक है, इसमें आप यूपीआई से पैसे रिसीव कर सकते हो, क्यूआर कोड से आप पैसे रिसीव कर सकते हो, रुपए क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट मिल जाएगा, और पेमेंट मिलने के बाद ये जो आपका साउंड बॉक्स होता है जो कि सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो रहा है, ये 11 अलग अलग भाषाओं में 11 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको रियल टाइम ऑडियो पेमेंट कंफर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। ये जो स्पीकर है ये 3 वॉट पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको 2 से 3 घंटे सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेते हैं तो ये पूरे दिन तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको डुअल बैटरी, एक सोलर पावर बैटरी और एक आपकी अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बैटरी देखने को मिलेगी। इसको स्पेशली रूरल इंडिया के लिए, रिमोट एरियाज के लिए डिजाइन किया है। प्राइमरी जो टारगेट है वो हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर और स्मॉल शॉपकीपर्स आपको देखने को मिलेंगे। पेटीएम ने अपना जो पहला साउंड बॉक्स रिलीज किया था पेमेंट के लिए, उस पेमेंट कंफर्मेशन के लिए, वो 2019 में पहली बार लॉन्च किया था। क्लियर है? डन। अब बच्चों की शिकायतें आ रही हैं थोड़ी सी। शिकायतें ऐसी हैं कि डिजिटल बोर्ड को रिगार्डिंग शिकायतें हैं। तो बेटा सुनो, अभी डिजिटल बोर्ड में सच बता रही हूँ क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं अपने घर पे हूँ। घर पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो लेग है, लेफ्ट लेग, उसके लिगामेंट थोड़े से ब्रेक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, और मेरा हाथ, अभी तो हाथ पहले से इम्प्रूव है लेकिन अभी भी पूरा प्रॉपरली मेरा हैंड वर्क नहीं करता। पूरा यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर पता नहीं कैमरे में आता है कि नहीं, ये पूरा हाथ यहाँ पे बर्न है। ठीक है, काफी बर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके कारण अभी तो डिजिटल बोर्ड में क्लासेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट और प्रॉपर क्लासेस आपको इस फॉर्मेट पे मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कंटेंट से मतलब होता है, उनको डिलीवरी से मतलब होता है, ना कि इस बात से कि टीचर बैठकर पढ़ा रहा है या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं होगा। आपको गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट जैसे पहले मिलता था वैसे ही आपको मिलेगा। और कल यहाँ पे फरवरी मंथ की जो बैंकिंग मैगजीन है वो कल तक लॉन्च हो जाएगी, तो कल आप उस बैंकिंग मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैंकिंग मैगजीन में क्या होता है, तो जितनी भी सॉरी जनवरी मंथ होगा ना, सॉरी फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं विथ 100 बैंकिंग एमसीक्यू, ये जो 300 एमसीक्यू है वो अलग है, ये 100 बैंकिंग एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम कल लॉन्च करेंगे, अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी उस पर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेट टारगेट टू कंस्ट्रक्ट 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन 25-26। ठीक है, 2025-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है कि हम 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेंगे।
इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इनका टारगेट है कि हम हाई स्पीड कॉरिडोर एंड एक्सप्रेस वे भी कंस्ट्रक्ट करेंगे 5800 किलोमीटर के। और इन्होंने कहा है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हमारे नेशनल हाईवेज वगैरह है, रोड नेटवर्क है, तो हम यहाँ पे असेट को मोनेटाइज करेंगे और 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपीस के असेट को मोनेटाइजेशन किया जाएगा। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है हाईवे सेक्टर में, उसको भी हम रेज करेंगे 35,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा जो 128 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट इन्होंने किया है, जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका फ्री यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए 128 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आता है रोड नेटवर्क में। भारत में लगभग 63.45 लाख किलोमीटर के रोड नेटवर्क है। अगर हम बात करते हैं हाईवे नेटवर्क, तो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो 60% इंक्रीज हुए हैं हमारे देश में सिंस 2014। अभी हमारे देश में 1.46 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। अगर हम बात करते हैं जो स्पीड होती है हमारे नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन की, तो 2014 में हमारे देश में 12.1 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहे थे, लेकिन 2023-24 में हमारे देश में 33.8 किलोमीटर पर डे की स्पीड से नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारा जो कैपेक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है, 5.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो 3.01 लाख करोड़ रुपीस है 2023-24 में। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आपका 25,000 करोड़ रुपए का रेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक पार्टनर विथ पीजीटीआई एज इट ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। पीजीटीआई का मतलब है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? इंडसइंड बैंक बना है। क्यों बना है भाई, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को अपने बैंकिंग सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि गोल्फ जो होता है एक महंगा गेम होता है। जनरली जो वेल्दी लोग होते हैं वही गोल्फ खेलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफी महंगे आते हैं। और जो गोल्फ कोर्ट होता है वो भी काफी बड़ा, जो ग्राउंड होता है वो भी काफी बड़ा होता है, राइट। तो इंडसइंड बैंक ने जो कमिटमेंट किया है स्पोर्ट्स के लिए, इंडसइंड फॉर स्पोर्ट इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च किया था। इंडसइंड बैंक का फॉर्मेशन 1994 में पुणे में हुआ था। सुमंत कथपालिया आपको एमडी एंड सीईओ मिल जाएंगे, एंड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कपिल देव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड लोन क्रॉस 10 लाख करोड़ रुपीस इन द कंट्री। यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेटा को रिवील किया है कि हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है, अब तक हमने मतलब 31 दिसंबर की बात हो रही है, 31 दिसंबर 2024 तक हमने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख करोड़ रुपीस को डिसबर्स किया है, मतलब फार्मर्स को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बात यहाँ पे मेंशन की है। 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपीस का लोन था, और ये डबल होके 10.05 लाख करोड़ रुपीस का लोन आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 7.72 करोड़ फार्मर्स को कंट्री में बेनिफिट हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड लोन से। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने यूनियन बजट 25-26 में जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लोन मिलता है 3 लाख रुपीस का, इसको भी इंक्रीज करके 5 लाख रुपीस का लोन कर दिया है। ना बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू द कमर्शियल बैंक। 1997 में इस कमेटी का फॉर्मेशन किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस कमेटी को हेड कर रहे थे आरबी गुप्ता, इसलिए इसे आरबी गुप्ता कमेटी कहा जाता है। और आरबी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत 1998 में हुई थी, और इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नबार्ड ने ली थी। तो 1998 से हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम देखने को मिल रही है, जो कि फाइनेंशियल नीड फुलफिल करती है फार्मर्स की। तो फार्मर्स की नीड को पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कौन कौन है जो कि किसान क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं? तो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव्स। क्लियर है। नेक्स्ट है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, वो भी स्कूल स्टूडेंट के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल आते समय या फिर कभी और बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्च शिक्षा संजीवनी बीमा योजना
टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रन इन द स्टेट। इसमें जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो 1 लाख रुपीज से 1.3 लाख रुपीज तक का कवर कराया जाएगा बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक। तो यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट को कवर किया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, वो भी उदयपुर डिवीजन में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले फेज में केवल उदयपुर डिवीजन के स्कूल को ही शामिल किया गया है। अब इस शिक्षा संजीवनी बीमा योजना में 3 कंपनीज का पार्टिसिपेशन है। एक है वॉन्डर सीमेंट, फिर है आपका जुरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ने पार्टनरशिप की है। अब इन तीनों कंपनी का रोल क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है वॉन्डर सीमेंट के बारे में। अब वॉन्डर सीमेंट क्या है, एक कॉर्पोरेट कंपनी है और रजिस्टर है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसका आपको 2% पब्लिक वेलफेयर में, डेवलपमेंटल एक्टिविटी में खर्च करना है अंडर द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए वॉन्डर सीमेंट ने क्या कहा है, उदयपुर डिवीजन के जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं उनका जो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम है, प्रीमियम हम पे करेंगे। तो प्रीमियम कौन पे करेगा, वॉन्डर सीमेंट पे करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको देखने को मिल जाएगा जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जुरिच इंश्योरेंस कंपनी, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, मिनिमम बैलेंस या नो बैलेंस अकाउंट बच्चों को ओपन करेगा और जिसमें हर मंथ 500 रुपीज को डेबिट करेगा, 500 रुपए उनको देगा अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यश बैंक लीड S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025। तो यश बैंक यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट रेटिंग बैंक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर बन चुका है एज पर द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट एंड द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर एक ही इंडियन बैंक शामिल है आउट ऑफ 780 ग्लोबल फर्म्स। यश बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, प्रशांत कुमार CEO आपको देखने को मिल जाएंगे। मैटर क्लियर हो रहा है, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं सभी लोगों को, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पर विजिट करके PDF को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है AMFI लॉन्च छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्र फॉर वाइडर म्यूचुअल फंड एक्सेस। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, इन्होंने 3 नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाया जा सके और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल हो सके आपके जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। तो 3 फैसिलिटी या 3 इनिशिएटिव हैं, छोटी SIP, तरुण योजना और मित्र। तो छोटी SIP मतलब मिनिमम आप 250 रुपीज से SIP ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट होगा। तरुण योजना फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करेगा, तरुण जो है वो बच्चों को, यूथ को फाइनेंशियल लिटरेसी बताएगा। और मित्र जो है, इसमें आपका अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने लिया था, आप उसे भूल गए हो, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो यूजिंग द मित्र। मित्र का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म, एड्रेस द चैलेंज ऑफ अनक्लेम और फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। AMFI के चेयरमैन आपको नवनीत मुनोत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान 1 ईयर फ्री लुक पीरियड फॉर इंश्योरेंस। अब यहाँ पे अगर आप लोग ने एक हेल्थ पॉलिसी ली, अब पॉलिसी में कई सारे टर्म्स काफी ज्यादा अजीब होते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा से अलग होते हैं, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमको ना फ्री लुक पीरियड मिलता है 30 डेज का, मतलब 30 दिनों का आपके पास समय होता है। आपने कोई पॉलिसी परचेस की है, आप उसे रिव्यू कीजिए, पढ़िए, समझिए, और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता तो आप विथ इन 30 डेज तक क्या है, इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमारे देश में ये सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रेडिशनली 15 डेज था, बाद में इसको एक्सटेंड करके 30 डेज कर दिया। तो ट्रेडिशनली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंडेट अ 15 डेज फ्री लुक पीरियड फॉर पॉलिसी होल्डर विच वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द 30 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे जिससे आप यहाँ पे पॉलिसी को प्रॉपरली देख सको, रिव्यू कर सको और कैंसिल कर सको। कैंसिल करने के बाद आपको रिफंड हो जाता है आपका
जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो रिफंड हो जाएगा, लेकिन कुछ डिडक्शन के साथ। मतलब जो मेडिकल एग्जामिन के लिए और जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं उसको डिडक्ट करके बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है इसको एक्सटेंड करके 1 ईयर किया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। अभी केवल प्रपोजल आया है, अभी कुछ हुआ नहीं है। This move allow policyholder more time to review and cancel policy if unsatisfied. This proposal announced by the Department of Finance Service Secretary M. Nagaraju. Clear है? Next है Muthoot Finance gets RBI approval to open 115 new branches. तो Muthoot Finance को recently RBI का permission मिला है कि वो 115 नई branches को open कर सकते हैं across the India to strengthen its presence in the gold market, gold loan market. ठीक है, इसके पहले भी 2022 में आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस को अप्रूवल दिया था 150 न्यू ब्रांचेस को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम है ये यूएसए का प्रोग्राम है। अगर कोई भी इंडिविजुअल $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट करता है कहाँ पर, यूएसए में, तो उसको ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एक्चुअली यूएसए में ऑलरेडी एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम है EB-5 प्रोग्राम। EB-5 प्रोग्राम को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने, नई जॉब्स को क्रिएट करने और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें कोई भी इंडिविजुअल अगर $1.05 मिलियन मिनिमम इन्वेस्टमेंट करता था जिससे आपको जॉब क्रिएट होती थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे वीजा दिया जाता था। और ये जो वीजा कैप था वो 10,000 वीजा एनुअली प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें 3,000 वीजा रिजर्व थे जो हाई अनएम्प्लॉयड एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक तरीके से री इंट्रोडक्शन ही हुआ है इसका गोल्ड कार्ड वीजा, जिसमें आपको $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ग्रीन कार्ड लेने के लिए और सिटीजनशिप के लिए। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $200 मिलियन लोन टू इम्प्रूव कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन अप्रूव किए हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी, हाइजीन एंड रेजिलेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे जो पुअर कंडीशन में लोग रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, फिर क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलेंट सीवेज ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। 69 मेंबर नेशन है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे मसातो कांडा जो है वो 11th नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड टू डिप्लॉय फंड विद इन 30 डेज ऑफ एनएफओ। अभी एनएफओ क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है आईपीओ का मतलब। क्लियर है? अब आईपीओ क्या होता है, जब पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। वैसे एनएफओ होता है जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम को पहली बार मार्केट में लेकर आती है और पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे एनएफओ कहा जाता है। एनएफओ स्टैंड फॉर न्यू फंड ऑफर। It's when an asset management company launch a new mutual fund scheme and offer it to investor for the first time। तो सेबी ने डायरेक्ट किया है असेट मैनेजमेंट कंपनी को, आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके एनएफओ में, आप उस इन्वेस्टमेंट को विद इन 30 डेज के अंदर उसको कलेक्ट कर लो। ये बात यहाँ पे कही गई है, विद इन 30 डेज। पहले कोई लिमिट नहीं थी, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, आप कभी भी कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहा है कि विद इन 30 डेज आपको इसे कलेक्ट करना है। ठीक है, ये बात सेबी ने यहाँ पर मेंशन की है जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है एनआरआई डिपॉजिट जंप 43% इन अप्रैल दिसंबर 2024 एज पर द आरबीआई डेटा। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो एनआरआई डिपॉजिट है, एनआरआई डिपॉजिट अलग अलग प्रकार से होते हैं। एनआरआई डिपॉजिट स्कीम जनरली 3 प्रकार से होती है। एक है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, एक होते हैं आपके एनआरई डिपॉजिट मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, और एक होते हैं एनआरओ मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट। अब एनआरई क्या होता है, एनआरओ डिपॉजिट क्या होता है, अभी हम देखेंगे। तो 3 प्रकार से एनआरआई डिपॉजिट होते हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है। एनआरओ मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, और एफसीएनआर
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। 3 प्रकार से एनआरआई डिपॉजिट होते हैं और एनआरआई डिपॉजिट जो है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में 43% का जंप आपको देखने को मिल जाएगा और अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो एनआरआई डिपॉजिट हमारे देश में हुआ है वो $13.33 बिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? इसमें बताया गया है कि जो टोटल एनआरआई डिपॉजिट है आउटस्टैंडिंग है 161.8 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, जो हाईएस्ट इनफ्लो आया है, सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट आया है वो एफसीएनआर अकाउंट्स में आया है। कितना? $6.46 बिलियन का। फिर एनआरआई डिपॉजिट कितना आया है? $3.57 बिलियन का। और एनआरओ डिपॉजिट कितना आया है? $3.29 बिलियन का डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले एफसीएनआर के बारे में, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट मतलब जो भारत में नहीं रहते हैं, एनआरआई हैं, और वो फॉरेन करेंसी में भारत में क्या कर रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट एफडी करा रहे हैं। ठीक है, एनआरआई जो है अपने मनी को फॉरेन करेंसी में एफडी के फॉर्म में भारत में सेव कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एफसीएनआर मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट कहते हैं। सबसे ज्यादा डिपॉजिट यहीं से आया है, $6.46 बिलियन। फिर होता है एनआरई और एनआरओ अकाउंट। इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल और एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है जो कि अमेरिका में बैठा है और भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, भारत में अपने अकाउंट को ओपन करना चाहता है, या कोई व्यक्ति है जो पहले भारत में काम करता था लेकिन अब वो अमेरिका चला गया है, लेकिन भारत में उसके एसेट है, भारत में उसने अपना घर बनाया था, उस घर से रेंट आता है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं जो एनआरआई कस्टमर्स हैंडल करते, तो उसमें कई बार क्या होता है, कई सारी प्रॉब्लम आती है, अलग अलग टैक्स इम्पोज होते हैं। इसलिए ऐसे ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स होते हैं। दीज अकाउंट आर यूज्ड बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियन टू मैनेज देयर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। एनआरई अकाउंट क्या होते हैं? तो एनआरई अकाउंट्स वो होते हैं यूज टू डिपॉजिट फॉरेन अर्निंग। मतलब अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपनी जो फॉरेन अर्निंग हुई है, विदेशों में जो अर्निंग कर रहा है, विदेशों की जो अर्निंग है वो भारत में वो इन्वेस्ट करता है, भारत में अपने अकाउंट को ओपन करता है, उसे हम एनआरई अकाउंट कहते हैं। मतलब अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति ने डॉलर में पैसे कमाए और डॉलर में पैसे कमाने के बाद भारत में अपना एनआरई अकाउंट ओपन किया और उसमें जो वो फंड देगा, उसमें जो पैसा जमा करेगा, वो आपको फंड जो होगा वो इंडियन रुपी में जमा हो जाएगा। ये टैक्स फ्री होता है इंडिया में और अपने इस फंड को, अपना ये जो पैसा है वो अलग अलग देशों में वो वापस से भेज भी सकता है, दूसरे एनआरई अकाउंट में, दूसरे एनआरओ अकाउंट में इजिली फंड को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब एनआरओ अकाउंट क्या होता है? तो एनआरओ अकाउंट वो लोग ओपन करते जो कभी भारत में रहा करते थे, कभी भारत में अर्निंग किया करते थे और अब वो अमेरिका या दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। तो अगर उनकी अभी भी प्रॉपर्टी, हो सकता है किसी का घर हो, किसी का बंगला हो, उससे रेंट आ रहा हो सकता है आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो सकता है आपने पहले किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट किया हो, मतलब भारत से आपको अर्निंग हो रही है लेकिन आप बैठे कहां पर हो? विदेश में। तो यूज टू मैनेज इनकम अर्न विद इन इंडिया। एनआरओ अकाउंट उनके लिए होता है जो भारत से पैसा कमा रहे हैं, जबकि एनआरई अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो विदेशों में पैसा कमा रहे हैं लेकिन भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज टू मैनेज इनकम अर्न विथ इन इंडिया, जैसे कि रेंट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, पेंशन के फॉर्म में, इसमें आपको टैक्स लगता है और इसमें लिमिट होती है कि आप लिमिटेड 1 मिलियन इन अ ईयर, $1 मिलियन इन अ ईयर ही आप अपने अकाउंट से फंड को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक साइन एमओयू विथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, मतलब जो आईटीबीपी के जो भी पर्सनल हैं, उनको पेंशनर हैं, उनकी फैमिली है, उनका हेल्थ केयर है, उसको देखने के लिए, अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, सो पंजाब नेशनल बैंक हैज साइन एमओयू विथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल बेनिफिट एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर आईटीबीपी पर्सनल पेंशनर एंड देयर फैमिली। तो इसमें क्या क्या कवर होगा? तो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपीज का, ठीक है, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1.5 करोड़ रुपीज का, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी 1 करोड़ रुपीज की, एडिशनल कवर फॉर डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन 10 लाख रुपीज, कवरेज फॉर इंपोर्टेड मेडिसिन अप टू 10 लाख रुपीज और एयर एम्बुलेंस कॉस्ट अप टू 10 लाख रुपीज यहाँ पे कवर होगा। इसके अलावा जो आईटीबीपी के पेंशनर्स हैं उनको कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी है। लाइफ टाइम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 50 लाख रुपए और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपीज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आपके फाइनेंस से संबंधित है। जैसे कि तुहिन कांत पांडे, इन्हें 11th नंबर का चीफ बनाया गया है
सेबी का। तो सेबी के 11th नंबर के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? तुहिनकांत पांडे, और इनका टेन्योर 3 सालों का होगा। करेंटली ये फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे। एंड तुहिनकांत पांडे रिप्लेस किसको करेंगे? मधाबी पुरी बुच, और मधाबी पुरी बुच फर्स्ट वीमेन है जो कि सेबी को लीड कर रही थी एज अ चेयरमैन। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का एक्ट है, उसमें लीगल प्रोविजन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चेयरमैन का टेन्योर है, या होल टाइम जो या फुल टाइम जो मेंबर्स का चेयरमैन का जो आपका टेन्योर है वो 5 साल का होता है मैक्सिमम, नॉट मोर देन 5 years, ठीक है। और रिटायरमेंट एज 65 years आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी होते हैं। सेबी का फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 को मुंबई में हुआ था। तुहिनकांत पांडे चेयरमैन है। उदय कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन से सेबी का फॉर्मेशन हुआ था, और पहले जो चेयरमैन थे सेबी के, उनका नाम था एस.ए. दवे। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड अपॉइंट सलीला पांडे। एसबीआई कार्ड्स अपॉइंट सलीला पांडे एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ। इनका टेन्योर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये अभिजीत चक्रवर्ती को रिप्लेस करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए। इसके अलावा अशोक चंद्र जी को पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है। राकेश शर्मा को एमडी एंड सीईओ बनाया है आईडीबीआई बैंक का। आशु खुल्लर ग्लोबल को हेड है ग्लोबल एसेट मैनेजर। डॉक्टर माधव कुट्टी जी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कैनरा बैंक के। और प्रवादेव सिंह ये सीईओ आपको मिल जाएंगे इंडियाज ऑपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ इंडिया बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। फिर आईडीबीआई ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है अंडर द एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा टू रिव्यू इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट। तो हमारे देश में जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का एक्ट है, उसमें जो हमें रिव्यू करना है, चेंजेस करने हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें 7 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। कमेटी का फॉर्मेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, जिसको चेयर कर रहे हैं एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। और ये जो कमेटी है वो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेगी। अभी हमारे देश में 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको मिल जाएंगी। अगले पर्सन है सव्यसाची कर। इनको रिसेंटली डायरेक्टर बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, नई दिल्ली में, ठीक है। और ये चेतन घाटे को रिप्लेस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब आरबीआई ने एक और एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन किया है एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। इस कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे। पहले पर्सन है पारितोष त्रिपाठी जो कि एक्स सीजीएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। रजनीश शर्मा एक्स सीजीएम है बैंक ऑफ बड़ौदा के। और संजय गुप्ता एक्स एमडी एंड सीईओ है पंजाब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके जी, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।